आज एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। हमने पिछले अध्याय में पढ़ लिया था चुंबकत्व। ठीक, चुंबकत्व का कुछ संबंध इस अध्याय में था, इसलिए कुछ किताबों में इसको एक में ही दे रखा है, विद्युत तथा यानी विद्युत तथा चुंबकत्व, चुंबकत्व तथा विद्युत। हमने दोनों को अलग अलग करके पढ़ा, यानी पहले हमने चुंबकत्व पढ़ा दिया, अब इसके बाद विद्युत। ठीक, अब विद्युत के बारे में शुरुआत करते हैं कि विद्युत क्या है। विद्युत के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं जो विद्युत की जो सबसे छोटी सी इकाई होती है, जो शुरुआत होती है, वो कहाँ से होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। और उसकी जो सबसे पहली जो शुरुआत होती है वो होती है आवेश से। ठीक, किससे शुरुआत होती है? आवेश से। आवेश से। अब आवेश क्या है, आवेश का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो आवेश की अवधारणा से सब लोग परिचित हैं, बशर्ते उसको सब लोग जानते नहीं। जैसे तुम लोगों ने बचपन में कभी छोटे छोटे प्रयोग किए होंगे या अभी भी किया होगा, ध्यान दिया होगा तुम लोगों ने। पेन एक लेते थे और पेन को बालों में से रगड़ते थे, और रगड़ने के बाद, बालों में रगड़ने के बाद फिर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर, हाँ, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर जैसे ही ले जाते हैं तो कागज के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो चिपकने लगते हैं पेन में। कभी ट्राई किया है ना? हाँ, तो हाँ, पटरी पे भी या पेन से खासकर ज्यादा किया होगा, पटरी से भी ऐसा ही होता है। ठीक, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमने पेन को बालों से रगड़ा तो हमारा जो पेन था वो आवेशित हो गया। ठीक, यानी इसमें एक प्रकार का आवेश आ गया। इस वजह से इसने क्या किया, कागज के छोटे छोटे टुकड़े या तिनकों को इसने आकर्षित कर लिया। इसी का उल्टा एक काम और कर सकते हैं, अंबूर, आप ना, अंबूर या एबोनाइट कह सकते हैं। ठीक, इसके यानी हमने पहले प्रयोग क्या किया, हमने पहले किया पेन को रगड़ा किस पर? बालों पे। ठीक, तो पेन को जब बालों से रगड़ा जाएगा, ठीक, तो क्या होगा? पेन को जब बालों से रगड़ेंगे तो ये जब कागज को चिपकाने लगे तो समझ जाइए कि पेन क्या हो गया? आवेशित हो गया। दूसरा एक हम काम कर सकते हैं, हम एक छड़ ले सकते हैं एबोनाइट की। ठीक, किसकी छड़? एबोनाइट की छड़। और एबोनाइट की छड़ को रगड़ा जाए बिल्ली की खाल से, बिल्ली की खाल से। ठीक, तो एबोनाइट की छड़ को अगर बिल्ली की खाल से रगड़ा जाए तब भी यही स्थिति होती है। ठीक, तो दोनों से होती है, यानी दोनों कह सकते हैं कि आवेशित हो जाते हैं। पेन भी आवेशित हो जाता है और एबोनाइट की छड़ भी आवेशित हो जाती है। ठीक, छड़ भी आवेशित हो जाती है। तो जो आवेशित करने का जो गुण आता है, ठीक, आवेशित करने का जो गुण आया, यही कहलाता है आवेश। और ये हमने बताया कि आवेशित कर क्यों रहे? क्योंकि इनमें हुआ मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण आवेशित वस्तु आवेशित होती है। ठीक, तो अब यहां पे हमने जो पेन को बालों से रगड़ा था तो इसमें एक प्रकार का आवेश आया। दूसरा, एबोनाइट की छड़ को जब हमने बिल्ली की खाल से रगड़ा तो इसमें भी एक प्रकार का आवेश आया। ठीक, तो जो पेन को जब बालों से रगड़ा तो इसमें जो आवेश आता है वो आवेश होता है धन आवेश। ठीक, कौन सा आवेश आता है? धन आवेश। दूसरा, एबोनाइट की छड़ को जब हमने बिल्ली की खाल से रगड़ा तो इसमें आएगा ऋण आवेश। ठीक, तो यहां से एक चीज हम लोगों को पता चल गई कि जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक धनावेश, दूसरा ऋणावेश। ठीक, धनावेश यानी पेन को जब हम बालों से रगड़ेंगे
तो पेन जो आवेशित होगा वो धनावेशित हो जाता है। एबोनाइट की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो जो एबोनाइट की छड़ होती है वो ऋण आवेशित हो जाती है। ठीक, तो यहां से हमने कह दिया कि जो आवेश होता है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक, अब इसके बाद आवेशित करने का गुण आवेश कहलाता है ना। यानी जब पेन या एबोनाइट की छड़ को रगड़ते हैं तो उसमें एक दूसरे को यानी कह सकते हैं वस्तुओं को आकर्षित करने का जो गुण आया वो आवेश कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ से अब ये मुख्य याद रखो, खासकर परिभाषा तो नहीं पूछी जाती है, लेकिन आवेश के जो सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है वो प्रकार पूछाता है कि आवेश कितने प्रकार का होता है। आवेश 2 प्रकार का होता है। ठीक, अब हमने बताया कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। अब आवेश के भी वैसे ही गुण होते हैं जैसा कि हमने तुम लोगों को चुंबक के गुण बताए थे। चुंबक के गुण में हमने क्या बताया था कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बताया था कि अगर हम उत्तरी ध्रुव का चुंबक यानी एक इसमें जो चुंबक था वो उसमें 2 ध्रुव थे, एक N और एक S। यदि हम उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव के पास ले जाएंगे तो चुंबक को ये दूर भगाता है, प्रतिकर्षित होती है। ठीक, और यदि हम विपरीत ध्रुव कर दें यानी हम N को ले जाएं किसके पास, S के पास ले जाएं, तो वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे यानी एक दूसरे को चिपका लेंगे। वैसी ही स्थिति आवेशों में भी होती है। जब हम समान आवेश, ठीक, समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये याद रखना। ठीक, समान आवेश एक दूसरे को, गलत हो गया, समान आवेश एक दूसरे को समान है ना, एक ही तरह के, तो जब एक ही तरह के होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और इसके बाद विपरीत आवेश, विपरीत आवेश का मतलब अलग अलग, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी विपरीत होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और समान होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक, तो अब यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछता है। पहला तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब कांच की छड़ को हम बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो उसमें किस प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है। 4 ऑप्शन दे देगा, धनावेश, ऋण आवेश, उदासीन यानी कोई आवेश नहीं, ठीक, उदासीन मतलब कोई आवेश नहीं, और एक कोई, इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा, ऋण आवेश। एबोनाइट की छड़ या अंबूर कहा जाए, अंबूर भी आ जाए, ठीक, तो उसमें ऋण आवेश उत्पन्न होगा। और दूसरा क्वेश्चन, यदि हम पेन को बालों से रगड़े तो क्या होगा, तो यदि पेन को बालों से रगड़ा जाएगा तो उसमें धन आवेश होगा। ठीक, समान आवेश प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक, यदि क्वेश्चन जैसे यदि इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि ये कहा जाए कि विपरीत आवेश एक दूसरे को, अब उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, है ना, या कुछ नहीं होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन जो देंगे तो उनमें से ध्यान देना है। विपरीत शब्द कहा जाए तो आकर्षित ध्यान रखना है, समान आवेश कहा जाए तो प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित होगा। ठीक, तो ये नोट कर लो। इसके बाद आगे आते हैं, आवेश बता दिया क्या होता है, आवेश के प्रकार भी बता दिया। अब आगे आवेशन का कारण। ठीक, आवेशन का कारण यानी आवेशित वस्तु आवेशित हो क्यों जाती है।
ठीक, जैसे मान लीजिए हमने कोई वस्तुएं ले, ठीक, कोई हम 2 वस्तुएं ले लें। जैसे हमने यहाँ पे एक डस्टर ले लिया और एक पेन, 2 वस्तुएं ले लें। तो जब दोनों वस्तुओं को, यानी कोई भी 2 वस्तुओं को जब आपस में रगड़ा जाता है, कभी भी 2 वस्तुओं को जब आपस में रगड़ा जाता है, तो दोनों जो वस्तुएं होंगी वो आवेशित हो जाएंगी। ठीक, जब वस्तुओं को रगड़ा जाएगा तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाएंगी। और जब, यानी जैसे हमने ये एक छड़ ले लिया, कोई किसी धातु की कोई छड़ थी, और एक ये हमने दूसरी धातु की छड़ ली, और दोनों को हमने क्या किया, आपस में रगड़ दिया। तो जब रगड़ा तो क्या होगा, ये दोनों, इन दोनों में आवेश आ जाएगा। यानी ये दोनों कैसी हो गई, अब रगड़ने के बाद, यानी रगड़ने के बाद ये कैसी हो जाएंगे, आवेशित के बाद ये हो जाएंगी आवेशित। ठीक, और जब आवेशित होंगे तो इनमें आवेश आएगा विपरीत, अलग अलग आवेश आएगा। एक धनावेशित होगी तो दूसरी ऋण आवेशित होगी। अब धनावेशित कौन सी होगी और ऋणावेशित कौन सी होगी, तो ये धनावेशित और ऋणावेशित होने का जो प्रमुख कारण होता है, यानी आवेशित होने का जो प्रमुख कारण होता है, हमने वो बताया था कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। ठीक, आवेशित होने का कारण क्या होता है, यानी कोई वस्तु अगर आवेशित हुई तो आवेशन या आवेशित होने का कारण क्या है, कारण इलेक्ट्रॉनों का, ठीक, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। ठीक, यदि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होगा तो कोई भी वस्तु आवेशित नहीं होगी। ठीक, तो जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से वस्तुएं आवेशित हो जाएंगी। अब इनमें से एक वस्तु धनावेशित होगी तो दूसरी ऋण आवेशित होगी। धनावेशित वस्तु कौन सी होगी, कौन सी ऋण आवेशित होगी। मान लीजिए दोनों आवेशित हो गई, तो या तो इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें जाएंगे या तो इसमें से उसमें जाएंगे। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन गए, यानी ये इस दिशा में आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन, यानी ई से इलेक्ट्रॉन को किससे प्रदर्शित किया जाता है, ई से। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली वस्तु से आए, किसमें, नीचे वाली वस्तु में आए। ठीक, माना इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली वस्तु से नीचे वाली वस्तु में आए, तो इलेक्ट्रॉनों की यहां पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की यहां पे कमी होगी, यानी इलेक्ट्रॉन यहां हो जाएंगे कम। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम होंगे, इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे जब कमी होगी, तो जब कमी हो तो ऐसी स्थिति में वस्तु हो जाती है ये कैसी, ये वस्तु हो जाएगी फिर धनावेशित, क्योंकि इसने क्या किया, किसी को दान दे दिया, और दान देने के बाद व्यक्ति क्या हो जाता है, धनी हो जाता है। अरे हमने खूब पैसा बांटा, है ना, जो खूब, उसी को कहा जाता है धनी, जो खूब बांट रहा हो, दान दे रहा हो। तो इसने तो दे दिया, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन कम, और जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो वो धनावेशित हो जाएगी, यानी ये वाली धनावेशित हो गए। और इलेक्ट्रॉन इसने दिए तो इसने, नीचे वाले ने ले लिए, और ये जब लेगी तो इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ज्यादा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा वो होगा कैसा, वो हो जाएगा ये, यानी ये हो जाएगा ऋणावेशित। ठीक, या इसी को हम कह सकते हैं ऋण आवेशित। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋणावेशित होगा, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, दान देगा, वो धनावेशित कहलाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगे तो इसी को कहा जाता है कि विद्युत धारा बह रही है। इलेक्ट्रॉनों का जब प्रवाह यानी संचरण होने लगे तो इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, बह रही है। ठीक, तो आवेशन का कारण क्या हुआ, यानी आवेशित वस्तु कब होगी, जब वस्तुओं को रगड़ा जाएगा, और जब रगड़ा जाएगा तो उनमें आवेश उत्पन्न होगा। और आवेश उत्पन्न होता क्यों, कब है, जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में
जाते हैं। तो जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा तो एक वस्तु हो जाएगी धनावेशित, यानी जिससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यानी उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और जिससे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो वो वस्तु होगी धनावेशित, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो कहलाएंगे, वो यानी वो हो जाएगी ऋणावेशित। ठीक, तो ये पढ़ा हम लोगों ने आवेशन का कारण, यानी आवेशित वस्तु होती क्यों है। ठीक, अब इसके बाद आवेशन के कारण के बाद अब यहीं से आवेश के कुछ फार्मूले होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन जब एक ओर से दूसरी ओर जाते हैं तो इनकी संख्या निर्धारित करने के लिए, तो आवेशों की संख्या, यानी आवेश अगर हम कह सकते हैं आवेश अगर दिया गया है तो हम उनकी संख्या कैसे निकालते हैं, तो आवेश को हम लोग Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे? Q से। तो आवेश Q बराबर होता है Ne, या ये कह सकते हैं यदि किसी इलेक्ट्रॉन पर, या ये कह सकते हैं यदि हमें किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकालना हो तो हम इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसे निकालेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन थे, यानी कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी, उसको संख्या को हम लोग n से प्रदर्शित करेंगे। और E जो होता है ये एक इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ठीक, और E का जो मान होता है, यानी E फॉर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जो, यानी इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, तो आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये ध्यान रखना, कूलाम। हाँ, अब इसके बाद एक और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवेश का मात्रक क्या होता है। तो आवेश का मात्रक, अगर आवेश के मात्रक की बात की जाए तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक, तो हमने क्या क्या बताया कि आवेश वस्तु होती कैसे है, और जब आवेशित कोई वस्तु हो जाती है तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किधर से किधर होता है। इसके बाद उसमें अगर हमें या इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ, एक स्थान से इलेक्ट्रॉन दूसरे स्थान पर गए, तो जिस स्थान पर गए या जिस वस्तु में गए तो उसमें उसका अगर हमें आवेश निकालना हो तो हम आवेश कैसे निकालेंगे, फार्मूला लगाएंगे, Q बराबर Ne से निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर आवेश का हमें मात्रक पूछा जाए कि आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। कूलाम। ठीक, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ध्यान रखना, ये काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब अच्छा, यहां से एक चीज और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मान लीजिए तुम्हारे घर में जैसे ये पावर हाउस था और इस पावर हाउस से लाइट चली खंभों के माध्यम से, ठीक, यहां से तार निकले और ये तार होते हुए तुम्हारे पहुंचे घर तक। ठीक, ये तुम्हारे घर तक पहुंचे, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किधर से किधर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन किधर से किधर चलेंगे। लाइट पावर हाउस से तुम्हारे घर आ रही है, ठीक, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किधर होगा, तो इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है वो घर से, यानी इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे वो घर से पावर हाउस की तरफ जाएंगे। ध्यान रखना, ठीक, इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है घर से पावर हाउस की तरफ जाएंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किधर से होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है वो धारा के विपरीत होता है। ठीक, ये चाहे कहीं क्वेश्चन नोट कर लेना कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किधर, यानी किस दिशा में होता है, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह धारा के विपरीत दिशा में होता है। कहने का मतलब यह है कि यदि इलेक्ट्रॉन इस ओर से इधर आ रहे हैं तो धारा किधर जाएगी, तो धारा नीचे से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह धारा के विपरीत दिशा में होता है। इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है वो धारा के विपरीत दिशा में होता है। ठीक, अब अगला है चालक कुचालक। ठीक, तो सबसे पहले अब बात करते हैं सुचालक क्या होता है। सुचालक और दूसरा नीचे इसी जगह हम लिख देते हैं
कुचालक। ठीक, तो सुचालक की बात की जाए, देखो अगर कहा जाए पहले जो चालक क्या होता है, तो चालक वो होता है जिनमें अगर जैसे हम ऊष्मा प्रवाहित करें तो ऊष्मा प्रवाहित हो जाए। ठीक, जिसके मतलब कह सकते हैं एक माध्यम, ठीक, जिसके कारण हम ऊष्मा या वैद्युत धारा को प्रवाहित कर सकते हैं। चालक क्या होता है, एक प्रकार का माध्यम जिसकी वजह से हम धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम प्रवाहित कर सकते हैं, या ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक हम पहुंचा सकते हैं, एक माध्यम होता है। तो अब यहाँ सुचालक की बात की जाए, शब्द एक जुड़ा, सु मीन्स होता है अच्छा चालक। ठीक, और यहाँ पर जो सुचालक कुचालक की बात की जा रही है वो विद्युत से की जा रही है, विद्युत धारा से। तो हम यहाँ सीधा सा इसका जो है सीधी से छोटी सी परिभाषा कह सकते हैं, जिनमें धारा का प्रवाह हो जाए, ठीक, या जिनसे आवेश का प्रवाह हो जाए। तो अब यहाँ धारा कहेंगे, यानी जिनसे धारा का प्रवाह आसानी से हो, ठीक, वो क्या कहलाएंगे, वो सुचालक कहलाते हैं। यानी वे पदार्थ जिनसे धारा का प्रवाह आसानी से हो, तो वो क्या कहलाएंगे, सुचालक। अब सुचालक में जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ठीक, पीतल, जितनी भी धातुएं हैं, ठीक, जितनी भी धातुएं हैं, कह सकते हैं यहाँ पे एक शब्द चाहे जोड़ लो, धातुएं। ठीक, जितनी भी धातुएं होती हैं वो सभी की सभी विद्युत धारा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। अब इसी में से एक क्वेश्चन पूछाता है कि सबसे अच्छा चालक क्या है, या ये सब कह सकते हैं सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ कौन सा है, या सुचालक धातु कौन सी है। तो सबसे अच्छा सुचालक जो पदार्थ होता है वो चांदी होता है। चांदी यहां से कह सकते हैं सर्वोत्तम चालक है। ठीक, अगर कहा जाए सबसे अच्छा चालक क्या है, तो सबसे अच्छा चालक क्या है, चांदी। यानी वैद्युत धारा चांदी में बहुत जल्दी प्रवाहित होती है। ठीक, तो चांदी में वैद्युत धारा बहुत आसानी से प्रवाहित होने के कारण जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, तो उनमें जो उनका जो टाँके उनमें जो लगाए जाते हैं वो इसी धातु के लगाए जाते हैं, यानी चांदी के ही टाँके लगाए जाते हैं। बड़ी बड़ी मशीनों में जो टाँके लगाए जाते हैं वो किस धातु के लगाए जाते हैं, चांदी के। क्यों, क्योंकि चांदी वैद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ है, या कह सकते हैं चालक पदार्थ है। यानी वैद्युत धारा चांदी में बहुत अधिक प्रवाहित होती है। तो हमने क्या बताया, जिनसे वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए उनको हम सुचालक कहते हैं। जैसे जितनी भी धातुएं, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल। ठीक, मनुष्य का शरीर भी सुचालक पदार्थ है। करंट आदमी में भी तो आ जाता है, तो इसमें हम कह सकते हैं मनुष्य का शरीर भी। ठीक, तो ये हो गए हमारे कैसे सुचालक पदार्थ। अब इसके बाद आ जाते हैं आगे कुचालक। तो कुचालक यानी जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से ना हो। कुचालक पदार्थ क्या होंगे, जिनमें कह सकते हैं जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से ना हो, वो पदार्थ क्या कहलाएंगे, वो कुचालक पदार्थ कहलाएंगे। जैसे रबड़ है ना, रबड़, प्लास्टिक, इसी तरह से और कांच, कागज। ठीक, तो ये सब कैसे आ जाएंगे, सूखी लकड़ी। अगर गीली लकड़ी है तो उसमें यानी वैद्युत धारा
का प्रवाह हो जाएगा। और अगर सूखी लकड़ी है तो उसमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, यानी वो कुचालक का काम करेगी। ठीक, इसीलिए देखा होगा गांव में जब या कहीं पर जब बिजली के लाइन यानी पोल खंभा नहीं होता तो बल्ली वगैरह सूखी बल्ली गाड़ देते हैं, गाड़ के तार उसी में बांध के ले जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि उसमें यानी जब सूखी होती है तो उसमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता। लेकिन बारिश के मौसम में कभी कभी जब तार उसी में टच हो जाता है तो करंट जमीन में आ जाता है। तो ये ध्यान रखना कि अगर वो गीली हो जाएगी बारिश के मौसम में या पानी में तो वो एक प्रकार से सुचालक का काम करने लगेगी। ठीक, तो यहाँ से सुचालक क्या होता है और कुचालक क्या होता है, इनके बारे में भी हमने पढ़ लिया। आकाशीय लिखा है, आकाशीय विद्युत। आकाशीय विद्युत यानी जब बारिश होती है तो देखा होगा बिजली चमकने लगती है, कड़कने लगती है। ठीक, तो ये जब बिजली कड़कने लगती है तो ये बिजली आती कहाँ से है? ऊपर कौन प्रवाहित करता है भाई, है ना? तो इसका प्रमुख कारण क्या है? जैसे आसमान में यहाँ पे मान लीजिए बादल थे, ठीक, और बीच में भी कुछ बादल थे। तो ये जब बादल एक दूसरे से आवेश, हमने बताया था किसके कारण उत्पन्न होता है, तो आवेश उत्पन्न होता है घर्षण के कारण। आवेश किसके कारण उत्पन्न होता है? घर्षण के कारण होता है, जब एक दूसरे में घर्षण खाते हैं तब। अब और बाकी ऐसे वो उनमें एक साधारण अलग अलग आवेश रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ये बादल थे, ये ऊपर थे, तो ऊपर ये वायु से रगड़े और रगड़ने के कारण इनमें जो आवेश आ गया वो कैसा आवेश आ जाता है, ऊपर के जो बादल होते हैं उनमें धनावेश, और नीचे जब आवेश आता है तो इसमें यानी ये किस प्रकार का आवेश हो जाता है इसमें, तो इसमें आ जाता है ऋण आवेश। ठीक, इसमें किस प्रकार का आवेश आता है? ऋण आवेश। और इनके बीच में यहाँ पर एक भरी होती है वायु, यानी वायुमंडल में दो बादलों के बीच में वायु तो चारों तरफ हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो वायु होती है ऊपर, तो ये होती है नम वायु। नम वायु का मतलब समझते हैं? नम वायु का मतलब समझते हैं? जिसमें कुछ नमी हो, पानी की मात्रा हो। ठीक, तो जब नमी होगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अब ये जो नम वायु है यानी पानी, तो जहां पर नमी होगी वहां पर वैद्युत धारा प्रवाहित आसानी से हो जाती है। तो ये जो नमी थी ये किसका काम करने लगेगी? ये जो नमी वो एक प्रकार से करने लगेगी काम चालक का। ये जो नम वायु थी वो किसका काम करेगी? चालक का काम करेगी। तो जब चालक यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि करंट यहां से यहां पे आ जाए, यानी जिससे वैद्युत धारा प्रवाहित हो सके। तो जब बादल एक दूसरे के करीब आते हैं, तो जब करीब आते हैं तो ये जो नम वायु थी वो किसका काम करने लगी? चालक का। यानी यहां से आवेश इसके पास और इसका आवेश इसके पास, एक दूसरे के पास जब विपरीत दो आवेश आ जाते हैं तो वो आकर्षित होते हैं, विपरीत आवेश। और आकर्षण के कारण क्या होता है? आवेश जब विपरीत आवेश आए तो इनमें बहुत तेज से वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। और ये वैद्युत धारा जब बहुत तेजी से प्रवाहित होती है तो इसी को हम लोग कहते हैं आकाशीय बिजली। और ये जब इलेक्ट्रॉनों का एक दूसरे में टकराव होता है, यानी जब बादलों का एक दूसरे में टकराव होता है, तो इनका आवेश इतना तेज होता है कि आग जैसी, मतलब कि वो प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। ये टकराने के कारण ही प्रकाश उत्पन्न होता है और जिसकी वजह से हमको चमकते हैं। और इनकी टकराव की आवाज इतनी तेज होती है कि वो हमको नीचे तक सुनाई देती है। बस आकाशीय बिजली कैसे उत्पन्न होती है? ऊपर का जो बादल होता है वो धनावेशित, नीचे का ऋणावेशित, और इसमें बीच में जो नम वायु भरी है ये एक प्रकार से चालक का कार्य करती है। तो जब चालक का कार्य करती है तो दोनों आवेश एक दूसरे को जब आकर्षित, जैसे ही बादल एक दूसरे के नजदीक पहुंचते हैं तो ये आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बिजली गिरना, या इसी को तड़ित भी बोल देते हैं। ठीक, तो यही कहलाती है आकाशीय वैद्युत। ठीक, अब इसके बाद
अच्छा हाँ, आकाशीय विद्युत से एक और क्वेश्चन पूछा था कि आकाशीय विद्युत जो है इसका सबसे पहले अध्ययन किसने किया था, यानी इसके बारे में सबसे पहले किसने जाना था। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आकाशीय बिजली का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था। आकाशीय बिजली का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था। तो आकाशीय बिजली का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। और कब किया था, तो इस आकाशीय बिजली का अध्ययन सर्वप्रथम 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। ठीक, आकाशीय बिजली का अध्ययन किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। कब किया था, तो 1752 में अध्ययन किया था। यानी इन्होंने ये देखा कि ये ऐसा होता क्यों है, तो इसके बारे में इन्होंने जब रिसर्च करी तब ये सिद्धांत दिया कि ऊपर ये बादलों के आपस में, यानी विपरीत प्रकार के आवेशित बादलों के आपस में टकराव के कारण बिजली उत्पन्न होती है। ठीक, और इसी को, बिजली को ही हम लोग तड़ित भी कहते हैं। तड़ित, जब बिजली गिरती है तो इसी को तड़ित कहा जाता है। ठीक, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तड़ित चालक क्या है। तड़ित चालक, तड़ित चालक क्या है। तड़ित मीन्स होता है बिजली। ठीक, तड़ित मीन्स बिजली यानी आकाशीय बिजली, और चालक जिससे आकाशीय बिजली का चालन हो, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचे। तो जब भी कभी ऊंची बिल्डिंग, या देखा होगा टावर वगैरह, टावर देखा, तो जब टावर वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक, जब टावर कोई होते हैं, बने होते हैं, तो ये जो टावर होते हैं, इनके ऊपर यहाँ पर एक छड़ इस टाइप से लगी होती है, लगाई जाती है। या जो ऊंची बिल्डिंग बनाई जाती है घरों में, तो यहाँ पर एक ऐसे तांबे की राड लगा दी जाती है, छड़ लगा दी जाती है ऊपर, और ये जो छड़ लगाई जाती है इसी को बोला जाता है तड़ित चालक। और इस तड़ित चालक का काम क्या होता है, इस यानी जो तड़ित चालक, और इसका जो संबंध होता है, एक मोटे तार, तांबे के मोटे तार के द्वारा इसका संपर्क होता है जमीन में, एक राड गाड़ दी जाती है और उसी में इसका संबंध कर दिया जाता है। जिसका तड़ित चालक से जो तार, यानी तड़ित चालक बिल्डिंग के ऊपर लगा दिया गया, और फिर इसके बाद इसका जो संबंध होता है एक सुचालक तार द्वारा जमीन से कर दिया जाता है। और ये लगाया क्यों जाता है, तो इसको लगाया जाता है आकाशीय बिजली से इमारत को या बड़ी बड़ी मशीनें जो टावर होते हैं उनको बचाने के लिए। दरअसल होता क्या है, जब आकाशीय बिजली गिरती है, तो आकाशीय बिजली जब गिरती है तो उसमें जो कह सकते हैं विद्युत धारा का जो मान होता है बहुत ज्यादा होता है। ठीक, विद्युत धारा का जो मान होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जिस पेड़ पे देखा होगा गिर जाते है तो पेड़ फट जाता है, जल जाता है। जमीन में गिरती है तो उस जगह काफी गड्ढा हो जाता है, यानी इतना उसमें प्रवाह ही होता है। तो बिल्डिंग पे इसलिए लगा दी जाती है ताकि अगर आसमान से आकाशीय बिजली गिरे, आसमान से आकाशीय बिजली गिरे, अगर हमारी इमारत पे गिर रही है, तो ये जो तड़ित चालक करता है क्या, ये जो भी आवेश पता लगा आ रहा नीचे, तो ये उसको अपनी ओर फटाक से आकर्षित कर लेते हैं। तो ये क्या करता है, ये जो तड़ित चालक है ये क्या करता है, उसको यानी आने वाली जो विद्युत धारा उसको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। आकर्षित करके इस तार पे ही, यानी इसने पूरा आकर्षित किया और इस तार के माध्यम से पूरी की पूरी जो विद्युत थी वो जमीन के अंदर चली गई, जिसकी वजह से ये टावर लगा हो या बड़ी बड़ी इमारत हो वो उस आकाशीय बिजली से बच जाए। तो आकाशीय बिजली से बचाने के लिए घरों की छत के ऊपर या टावर के ऊपर एक तांबे की छड़ लगा दी जाती है, जिसका संबंध किसी सुचालक तार द्वारा जमीन से कर दिया जाता है, ताकि इमारत या टावर पर गिरने वाली आकाशीय बिजली
से इमारत को या बिल्डिंग को बचाया जा सके। ठीक, इसमें खासकर तांबे का तार प्रयोग किया जाता है, क्योंकि चांदी सुचालक है सबसे ज्यादा। तो सुचालक वैसे अगर चांदी का लगा दिया जाए तो बहुत अच्छी बात, लेकिन चांदी का इतना बड़ा तार लगा दिया जाए तो पता लगा पड़ोसी ही खोल ले गया, है ना। क्योंकि इतनी बड़ी चांदी का तार कम से कम ये मान लो 3 से 4 फीट का लगाया जाएगा, और 3 से 4 फीट चांदी अब थोड़ा सा मोटा भी रखा जाएगा छड़ बराबर, नहीं तो वैसे ही टूट जाएगा हवा आंधी में, तो इसलिए थोड़ी मोटी रखी जाएगी। पता लगा वो चांदी का तार था आधा किलो का, पता लगा पड़ोसी चुरा ले गया या कोई निकाल ले गया, तो जब निकाल ले जाएगा 25-30 हजार रुपए पता लगा पानी में गए। तो इसलिए इतनी महंगी तो कोई लगा नहीं पाता। तो इसलिए दूसरा जो सबसे अच्छा चालक होता है, यानी चांदी के बाद फिर तांबे का नंबर आता है, तो तांबे का इसलिए लगा दिया क्योंकि तांबा भी एक अच्छा सुचालक पदार्थ है। ठीक, तो यहां से ये आज का जो था वो खत्म।